हेलो व्यूअर्स। आज मैं ई बैंकिंग चैप्टर का छठवां टॉपिक जो है शुरू करने जा रहा हूँ, डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। इससे पहले हम डिफरेंस जो है कर चुके हैं ट्रेडिशनल बैंकिंग और ई बैंकिंग में। जो डिफरेंस था, ई बैंकिंग की क्या एडवांटेजेस हैं, ई बैंकिंग के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ई बैंकिंग कौन कौन से सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है, ये सारे जो टॉपिक जो हैं हमने पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज मैं ये वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैंने कुछ बच्चों का कमेंट पढ़ा था कि अगर आप ये वीडियो हिंदी में बनाए तो उन बच्चों तक भी पहुँच सकेगा जिनको पंजाबी जो है वो समझ में नहीं आती। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये वीडियो जो है वो अच्छी तरीके से हिंदी में बनाऊँ। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूँ कि जिन्होंने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट में मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुरू करते हैं टॉपिक डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग, कि ई बैंकिंग की कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस हैं जो हो सकती हैं या जो नुकसान हो सकते हैं ई बैंकिंग के। सबसे पहला पॉइंट है कॉस्टली। सबसे पहली डिसएडवांटेज है कॉस्टली, कि ई बैंकिंग जो कंपनीज जो हैं काफ़ी सारा पैसा जो है वो जब ई बैंकिंग सर्विस जब शुरू करती है अपनी, तो उनको काफ़ी सारा खर्च जो है वो करना पड़ता है। और ये खर्च जो है करोड़ों रुपए में ये खर्च होता है। चाहे उन्होंने अपना कोई बैंक सेटअप करना हो, चाहे उन्होंने कोई अपना कंप्यूटराइजेशन करना हो बैंक में, चाहे उन्होंने कोई ATM सेटअप करने हो, या अपने डेटाबेस को कंट्रोल करना हो, या इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत करनी हो। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए, इन सब सर्विसेज के लिए काफ़ी सारा जो है वो खर्च उनको करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट जो डिसएडवांटेज वाला है कि कॉस्टली है, कि काफ़ी सारी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो अपने प्रोफेशनल्स जो हैं बेचती हैं डिफरेंट ब्रांचेस में, जिन ब्रांचेस को ज़रूरत पड़ती है बैंकिंग की, जिन्होंने ई बैंकिंग सर्विस जो है वो शुरू की हैं। तो जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो जो उनका प्रोफेशनल स्टाफ है वो जाके उस प्रॉब्लम को हल करता है। इसलिए ये कॉस्टली है, सबसे पहले डिसएडवांटेज। दूसरी डिसएडवांटेज इसमें ये आ जाती है ट्रेनिंग ओवरहेड्स। ट्रेनिंग ओवरहेड का मतलब है कि जब ई बैंकिंग ऑपरेशंस करने से पहले, यानी जब हम ई बैंकिंग यूज़ करते हैं, ई बैंकिंग को यूज़ करना, ई बैंकिंग को कंट्रोल करना, ई बैंकिंग को इम्प्लीमेंट करना, ये सब चीज़ों के लिए जो स्टाफ है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। इसलिए क्या होता है कि जब कोई भी नई सर्विस जो है वो जब बैंक शुरू करता है तो अपने स्टाफ को वो सारी सर्विसेज, वो सारी जो इम्प्लीमेंटेशन नई आई हैं उन सब के लिए ट्रेनिंग देने का काम जो है वो करना पड़ता है। इसलिए ट्रेनिंग में काफ़ी सारा खर्च जो है वो होता है। इसलिए ये दूसरी डिसएडवांटेज है कि ई बैंकिंग सर्विस अपने स्टाफ को ट्रेन करने के लिए जो है वो ट्रेनिंग सेशंस जो उनको रखने पड़ते हैं टाइम टू टाइम, ताकि वो अपने स्टाफ को ट्रेन कर सकें। इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च जो है वो आता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट इसमें आता है ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड, यानी ई बैंकिंग सर्विसेज या ई बैंकिंग सॉल्यूशंस के लिए बैंक को ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो ये सारा काम जो है वो टेक केयर करते हैं, जो ये सारा काम देखते हैं। क्योंकि इंडिया में स्किल्ड और टेक्निकल एक्सपर्ट जो हैं बहुत कम है। इसलिए कई बार बैंक को ये प्रॉब्लम आती है कि कई बार टेक्निकल स्टाफ नहीं मिलता, या एक्सपर्ट स्टाफ नहीं मिलता, या स्किल्ड स्टाफ नहीं मिलता, जिस कारण से जो है उनको ई बैंकिंग सर्विसेज देने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए तीसरा पॉइंट, ट्रेन प्रोफेशनल जो हैं उनकी ज़रूरत जो है वो बनी रहती है। चौथी जो डिसएडवांटेज इसमें ये है इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम का मतलब है कि जैसे ई बैंकिंग सर्विस लेने से पहले या कोई भी जब हम ई बैंकिंग के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस चीज़ को जरूर हम इंश्योर कर लें कि किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम अगर आती है या इलेक्ट्रिसिटी फेलियर किसी तरीके से होता है तो कहीं ट्रांजैक्शन जो है वो गलत ना हो जाए, या ट्रांजैक्शन जो है कई बार क्या होती है कंप्लीट नहीं होती। तो कंप्लीट ना होने का कारण कई बार इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो है वो हो जाता है कि कोई टेलीकम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो पे कर रहे हैं,
इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने के टाइम पे अगर आपने ट्रांजैक्शन जो है, जैसे OTP फिल करने के बाद वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, OTP फिल करने के बाद अचानक से लाइट बंद हो जाती है, आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, तो आपके अकाउंट में से वो पैसा डिडक्ट हो गया लेकिन बिल पे नहीं हुआ, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को जो है वो बिल नहीं गया, वो पैसे नहीं गए और वो पैसे आपके अकाउंट से कट चुके हैं लेकिन सामने तक नहीं पहुंचे। तो ये प्रॉब्लम कई बार जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से फेस करनी पड़ती है। पांचवा डिसएडवांटेज इसमें यह है इनसिग्निफिकेंट रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छा रोल जो है उसमें प्ले नहीं कर रही, क्योंकि ई बैंकिंग सॉल्यूशंस के लिए या ई बैंकिंग सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए जो है अपनी गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स जो है वो इतने अच्छे तरीके से नहीं उठा रही ताकि इसको बढ़ाया जा सके। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ई बैंकिंग सॉल्यूशंस को, ये ई बैंकिंग सर्विसेज को इतना जो है सपोर्ट करे ताकि डिफरेंट बैंक जो हैं उनका खर्चा भी कम हो, उनके लॉ एंड ऑर्डर भी जो है वो कम हो, और ताकि वो ई बैंकिंग सर्विस जो है अपने कस्टमर के लिए बहुत अच्छी तरीके से जो है प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसमें यह आ जाता है, 6वां पॉइंट सिक्योरिटी इश्यूज़, कि काफ़ी सारे तरह के सिक्योरिटी इश्यूज़ जो है वो आ जाते हैं कई बार। जैसे ई बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फायरवॉल की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है, इंक्रिप्शन की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करनी पड़ती है। मैं ये दोनों चीज़ें एक बार समझाऊंगा कि फायरवॉल इंक्रिप्शन क्या है। फायरवॉल का मतलब है कि फायरवॉल एक ऐसी दीवार है जो किसी भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। इंक्रिप्शन का मतलब है किसी भी लैंग्वेज को जब हम कोड लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं उसको इंक्रिप्शन कहा जाता है। सो ये अगर इंक्रिप्शन और फायरवॉल जो है वो फैसिलिटी जो है वो कस्टमर को ना मिले तो इंक्रिप्शन की वजह से हमारा जो डेटा है वो बहुत सिक्योर हो जाता है। अगर इंक्रिप्शन ना की जाए तो हमारा डेटा जो है वो सिक्योर नहीं होगा। इसलिए इन दोनों में भी काफ़ी सारे तरह के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं कि कई बार कई कंपनीज जो हैं कई बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं, कई बैंकिंग सर्विस नहीं प्रोवाइड करती, इसलिए कई बार सिक्योरिटी की प्रॉब्लम जो है वो कस्टमर को फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेजिटेशन ऑन द पार्ट ऑफ द कस्टमर। अभी भी काफ़ी सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो ई बैंकिंग सर्विस को प्रोवाइड लेने के लिए वो ये सोचते हैं, उनकी सोच ये है कि ये एक्सपेंसिव पड़ रहा है, महंगा है, ट्रेडिशनल बैंकिंग के मुकाबले ई बैंकिंग जो है वो महंगा है। सो वो हेजिटेट करते हैं इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस लेने से पहले कि इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस लें या ना लें। अभी भी यानी कस्टमर जो है वो इस चीज़ से अवेयर नहीं है, उनको इंफॉर्मेशन नहीं है बैंक की तरफ से कि कितना खर्चा जो है ई बैंकिंग उनको ले रही है उनसे, या क्या क्या सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड करनी है, वो भी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए। इसलिए काफ़ी सारे कस्टमर जो हैं वो हेजिटेशन फील करते हैं इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करने के लिए। 8वां पॉइंट इसमें यह आता है नॉन फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉपर लॉ। ई बैंकिंग जो है इंडिया में उस तरीके से एक्सपैंड नहीं हो रहा जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपैंड जो है हुआ है। सो अपनी गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि इन बैंकिंग सर्विस को इतना सपोर्ट करे, इतना उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, उनको मोटिवेट करे ताकि वो अपनी कंट्री में जो है ई बैंकिंग सर्विस को एक्सपैंड कर सकें। सो ये भी है कि प्रॉपर लॉ बनाए जाएं, प्रॉपर लॉ मेंटेन किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि ई बैंकिंग सर्विस को एक्सपैंड करने में जो है वो आसानी होगी। 9वां पॉइंट इसमें ये आ जाता है डिसएडवांटेज में मोर कॉम्पिटिशन, क्योंकि आजकल हर एक बैंक जो है वो अपनी ऑनलाइन सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए वो इंटरनेट का जो है वो ले रहे हैं। सो बैंकिंग सर्विस में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि हर एक बैंक को अब दूसरे बैंक के साथ compete करने के लिए हमेशा मार्केट की तरफ ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स खास करके कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे HDFC बैंक अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, तो वो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं और उन्हीं रिवॉर्ड पॉइंट्स को बाद में आप उन्हीं की वेबसाइट पर जाके जो है उनको
इंडियन रुपीज़ में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 20,000 के करीब 18-20 हज़ार के करीब अगर आपके रिवॉर्ड पॉइंट हो जाते हैं तो आप 350-400 रुपये 450 रुपये तक जो है वो उनको चेंज करके यानी रुपीज़ में चेंज जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स को कर सकते हो। सो ऐसी सर्विसेज जो हैं डिफरेंट बैंक प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ compete करने के लिए जो है सर्विसेज जो है अपनी भी उन्हीं के मुताबिक जो है रखनी पड़ती है। लास्ट पॉइंट है इसमें रिस्क ऑफ इंटीग्रिटी मेंटेनेंस। इंटीग्रिटी मेंटेनेंस का मतलब है कि कस्टमर जो है उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको इतने सही तरीके से मेंटेन करना, उसको इतने सही तरीके से देखना कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस जो है कस्टमर की इंफॉर्मेशन की वो ना हो सके। इंटीग्रिटी का मतलब है कि उसको अखंड रखना, कि उसको किसी को देना नहीं, क्योंकि कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत प्राइवेट इंफॉर्मेशन है बैंक के लिए। सो अगर कोई बैंक जो है किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को देता है विदाउट कस्टमर कंसेंट, तो ये लॉ की नज़रों में जो है वो इलीगल माना जाएगा। सो इंटीग्रिटी मेंटेन करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये था टॉपिक डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।